इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर। आज भी जब पावर हम ऑफ प्लान करते हैं और सोचते हैं तो वो बहुत कुछ अभी के टर्म्स पे होता है। तो वो प्लानिंग 10 साल बाद का नहीं राइट, सोचते कि रुपये का वैल्यू क्या रहेगा और कितना ज्यादा इन्फ्लेशन चढ़ा हुआ होगा। विवेक से मैं ये कहूँगा, अगर वैल्यू फॉर्मूला ये रहेगा, फोक्स वेलकम टू स्पार्क प्लग। आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट पे। अर्निंग यानी कि पैसे कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि एक रिलायबल पैरेलल इनकम स्ट्रीम बन सके जो हमारे करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। आज के ज़माने में इतने सारे एसेट टाइप्स हैं जैसे गोल्ड, इक्विटीज, बॉन्ड, एफडीज। ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसी चैलेंज को आसान बनाने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं अखिल सोमानी, जो वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड के धुरंधर हैं। ये मोतीलाल ओसवाल के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर हैं और ये काफी अवॉर्डेड पर्सनैलिटी हैं। ये अपने फील्ड के एकदम बिल्कुल बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और ये आज हमें बताएंगे कि एक मैजिकल फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट का क्या हो सकता है और एक हर एज के लिए एक मेंटल मॉडल क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एक मास्टर क्लास होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है और ये इनेबल करता है हमको ताकि हम बेस्ट से बेस्ट गेस्ट को अपने पॉडकास्ट शो पे ला सकें। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey Akhil, welcome to the show. Thanks for your time. It's great pleasure to have you here. thank you so much for having me over. It's indeed a pleasure to be on your podcast channel. Akhil, actually, just to kickstart it, मतलब immediately start करते हुए बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए, एक की क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। एज अ वेल्थ मैनेजर, कैन यू गिव अस अ डेफिनेशन? क्या आप समझा सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस and it also combines other various financial services. बहुत लोगों को लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट यानी मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, बट इट गोज मच बियॉन्ड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। आज हम क्लाइंट के लिए we assist clients on many other parameters. Example, if somebody has interest in art, I will help him with that. If client has interest in philanthropic activities, I will help him with that. If client needs help with tax planning, I will help him with that. If client needs help with immigration for his child, say he wants a US citizenship, I will help him with that. If client has any requirement of credit, I will help with the credit requirement also. So we are like the personal finance person of the client to help with anything and everything where we can, much beyond only investment. And we discuss lot of things with clients. विवेक, आज हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हम खाली इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करते हैं। क्लाइंट डिस्कस अबाउट देयर चिल्ड्रन, देयर करियर, देयर कॉलेज, काफी कुछ बात होता है। इवेंचुअली यू डेवलप अ वेरी क्लोज नेट रिलेशनशिप विद द क्लाइंट which goes much beyond only investment. आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है, राइट, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट नीड्स। Absolutely. एक आदमी जब अपना अ पर्सन व्हेन ही स्टार्ट्स हिज करियर या बिजनेस शुरू करता है या फिर वो अपना कॉर्पोरेट जर्नी शुरू करता है, डू हैव लाइक कोई कोई कोर प्रिंसिपल्स है दैट ही नीड्स टू एंश्योर कि ये प्रिंसिपल्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स मुझे हर वक्त याद रखना चाहिए? वो 3-4 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आदमी को हर वक्त तो मेरा ऐसा मानना है विवेक कि बहुत जन क्या करते हैं कि जो कमाते हैं, जो खर्चा होता है, जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। इसको अगर रिवर्स कर देंगे ना कि कितना सेव करना है, तो इनकम माइनस सेविंग शुड बी एक्सपेंस। खर्चा कम करेंगे और आप सेविंग ज्यादा करेंगे, उतना आपका इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ग्रो करेगा एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल हेल्प यू। मतलब मैं आपको इसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ which will probably make this concept understand little better. Can I share my screen, Vivek? हाँ, या अब ये एग्जाम्पल देखिए विवेक, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ which will be very helpful. अब यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जो अर्ली स्टार्ट किया अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, और एक है जिसने लेट स्टार्ट किया। अर्ली वाले ने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया 10,000 रुपीज
पर मंथ का, एंड लेट वाले ने चालू किया 20,000 पर मंथ का. अर्ली गाय डिड फॉर 20 years, whereas लेट गाय डिड ओनली फॉर 10 years. दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, दोनों का रिटर्न भी सेम था, बट एंड रिजल्ट देखिए आप. अर्ली वाले का 1 crore वैल्यू हो गया ओवर 20 years, whereas लेट वाले का खाली 46 lakhs हुआ. Why? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इन्होंने लॉन्ग टेन्योर चालू किया, 20 साल तक कर रहे थे, तो उनका कंपाउंडिंग स्टार्टेड ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर टिल 20th year. So even though amount was smaller, doesn't matter, but he is making much higher compared to the late starter. सेकेंड एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, वेरी बेसिक एग्जाम्पल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का. अगर कोई SIP कर रहा है मात्र 1,000 रुपया पर महीने का, अभी 1,000 रुपया पर महीना 10, 15, 20, 25 साल के उसकी क्या हो सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ. अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो 1,000 रुपया हर महीना, एट 12% आपका हो जाता है 2.2 लाख का वैल्यू. At 15% it becomes 2.6 lakh, and your investment amount is 1.2 lakh. Or let's move to 25 years. In 25 years, at 12%, amount is 17 lakh rupees, and investment value is only 3 lakh rupees. And in 30 years, at 15%, it is 56 lakh rupees for an investment of 3.6 lakh rupees. So here you can say power of compounding that 10 साल में है और 30 साल में है, फर्क 3 गुना नहीं है, फर्क इज मच मोर. सिमिलरली अभी एक और कॉन्सेप्ट, हर इंसान जो कमाता है उसका बिजनेस इनकम या सैलरी हर साल बढ़ता है, कुछ हाइक मिलता है, बिजनेस में इनकम ज्यादा हो जाता है. अगर वो अपना SIP हर महीना सिर्फ 10% एक्स्ट्रा कर लेगा हर महीना, सिंपली 10% पर मंथ एक्स्ट्रा विल लीड टू अ मच डिफरेंट रिजल्ट. अभी आप देखिए 30 साल का एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे 56 लाख था एट 15% फॉर 30 years. यहाँ पे वही फिगर हो जाता है 1 crore 25 lakh. तो स्टैगरिंग डिफरेंस जस्ट बाय इंक्रीजिंग योर SIP अमाउंट बाय 10% एवरी ईयर. अगर आज आपने 1,000 रुपए से चालू किया है, तो सेकेंड ईयर में आप 1100 करिए, थर्ड ईयर में आप 1200 करिए, थर्ड ईयर में 1400 करिए. to keep increasing your amount by 10%, 12%, whatever you can, because as your income is going up, अभी देखिए आप आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए. एंड लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ऑफ लॉन्जिविटी, ये कितना लंबा रहने से आपको कितना फायदा होगा. तो आप देखिए यहाँ पे भी दो इन्वेस्टर है, ABC एंड XYZ. इन्वेस्टर 1 ने 10 साल के लिए लगाया and he earned 40 crores at 15% rate of compounding, which is phenomenal, very good. He was very happy and he exited. Investor B paid for 25 years. अब डिफरेंस इन लोग का देखिए, 10 साल 25 साल, खाली 15 साल का फर्क है. बट यहाँ पे 40 करोड़ हुआ है और यहाँ पे हो जाता है 320 करोड़. सो यू लुक एट स्टैगरिंग डिफरेंस ऑफ लॉन्जिविटी ऑफ कंपाउंडिंग. तो मेरा ये बोलना है विवेक, दैट जब आप अपना करियर में अर्ली चालू कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग योर saving and investment journey, the earlier you start, the more you invest and the longer you stay invested, better it is. But इट्स एक्चुअली वेरी इम्पैक्टफुल. मैं कभी सोचा नहीं था कि 1 साल को अगर मैं मिस कर देता हूँ सेव करना, तो उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होगा. मतलब अनलेस एंड अनटिल आप नंबर्स देखते हो जैसे आपने दिखाया, वो कभी फील और वो रियलाइजेशन आता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी लॉस कितना ज्यादा बड़ा है. राइट. तो एक टेक अवे मेरे लिए ये हुआ अखिल कि ऑब्वियसली एक तो लंबे समय तक बने रहना है, परसिस्टेंटली बने रहना है. और एक टेक अवे ये भी है कि जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाता है, राइट. तो आपने जो 12% का एग्जाम्पल दिखाया था, वो इवेंचुअली जो हम लोग को मिलेगा वो मे नॉट बी एट लाइक द 12%, द वैल्यू ऑफ 12% जब वो मिलेगा, राइट, इन्फ्लेशन किक्स इन. तो फॉर आवर यूजर्स कैन यू थोड़ा आप समझा सकते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे किक इन करता है और उसको मैनेज कैसे किया जाए? इन्फ्लेशन होता है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत लोग इसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर. इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगे आटा ले लीजिए, ऑल दीज बेसिक एसेंशियल of life
have grown at 7 to 8% compounding over the last 24 years. And the cost of living for you and me also, अगर आप देखो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई है या घर खर्चे हैं, एवरेज 8 से 10 का ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको बेसिक मिनिमम उतना पोर्शन नहीं कमा रहे हो, तो you are eroding the value of your money. I will again show this with a very interesting example which will explain the concept much better. So विवेक, मैं आपको ये एग्जाम्पल पे बताता हूँ कि हाउ 10% इन्फ्लेशन विल इम्पैक्ट सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस ओवर लॉन्ग टर्म। तो आप ये पहला वाला चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया कि आज आपका जो खर्चा है, एग्जाम्पल आज 25 लाख का खर्चा है, तो वही खर्चा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल कितना हो जाएगा। जो चीज के लिए आज 25 लाख लग रहा है, वही चीज के लिए 10 साल बाद 65 लाख लगेगा, 25 साल बाद 2.7 करोड़ लगेगा और 30 साल के बाद 4.3 करोड़ लगेगा। तो इमेजिन जस्ट बिकॉज ऑफ 10% इन्फ्लेशन, जो चीज आप 25 लाख में कर पा रहे हैं, वही चीज के लिए आपको 3.25 करोड़ रुपया लगेगा 25 साल बाद। एंड सिमिलरली जो आपके सेविंग्स हैं, समझो आज आपके पास 25 लाख पड़े आपके बैंक अकाउंट में, अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन, तो वही 25 लाख बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विल बिकम 9 लाख इन 10 years and 2.3 lakh in 25 years and 1.4 lakh in 30 years. तो आप देख सकते हैं किस तरह इन्फ्लेशन के कारण आपका परचेजिंग पावर कम होता जा रहा है। तो इसलिए मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड आर यू बीटिंग इन्फ्लेशन और नॉट। इस साल बाद अभी बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, लोग सोचते भी नहीं है। आज एग्जाम्पल, आज आपके छोटे बच्चे होंगे, आज अब्रॉड पढ़ने जाएंगे, आज समझो जो चीज 1 करोड़ या 2 करोड़ लगेगा अगर यूएस जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वही चीज के लिए 25 साल बाद लगेगा 10 times 11 times एट 10% कंपाउंडिंग। तो 2 करोड़ का लगेगा 22 करोड़ रुपया 25 साल के बाद। आज भी जब हम प्लान करते हैं और सोचते हैं तो वो बहुत कुछ अभी के टर्म्स पे होता है। तो वो प्लानिंग 10 साल बाद का नहीं सोचते कि रुपये का वैल्यू क्या रहेगा और कितना ज्यादा इन्फ्लेशन चढ़ा हुआ होगा, और हम प्लान बिल्कुल अभी के अमाउंट के हिसाब से करते हैं। तो भी ये सोचना चालू करिए, बहुत जरूरी है। ओके, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना है, और फिर ऑब्वियसली जो रिटर्न्स आ रहा है वो भी मतलब रिटर्न एक्चुअल रिटर्न्स माइनस जो इन्फ्लेशन है वो आपका नेट रिटर्न बनेगा। एक उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी आता है क्योंकि जो लोग स्पेशली नए हैं, यू नो, हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, हु हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, तो उनका एक प्रिंसिपल रहता है कि तब उनको कई बार समझ में नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्ट करूं। लाइक पीपल डोंट वांट टू आइदर स्पेंड द टाइम, या उनको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इसमें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कौन घुसेगा। मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है कि कई बार की कितना सारा एसेट्स है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इक्विटीज है, फिक्स्ड इनकम है, सिंपल बैंक एफडीज है। तो मतलब एटलीस्ट मैं कैसे स्टार्ट करूं अपना जर्नी, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या नहीं देखना चाहिए। तो अगर इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग ऑफ, वो क्या थॉट प्रोसेस, क्या मेंटल मॉडल लेके चले, स्पेशली वो एसेट एलोकेट कैसे करे, वो क्या देखे। ये विवेक, जिस तरह आपने बताया, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस, तो ऑप्शंस बहुत सारे इन्वेस्ट करने के। अभी कहाँ करना है, किसमें करना है, कितना करना है, इसके लिए देयर आर वेरियस पैरामीटर्स। आज आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, डू यू वांट टू अर्न एफडी रिटर्न्स, डू यू वांट टू अर्न 15-20% रिटर्न्स, आज आपका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप 15-20-25 साल भूल सकते हैं कि आपको उससे कुछ रेगुलर इनकम भी आना चाहिए। ये सब अलग अलग पैरामीटर को मायने में रखते हुए वी हैव टू डिसाइड आप पोर्टफोलियो कहाँ एलोकेट करना चाहिए। अब अगर एग्जांपल देता हूँ मैं, डिफरेंट सम बेसिक एसेट क्लासेस जो 3-4 है। एक तो हो गया फिक्स्ड इनकम, उसमें एफडी हो गया। एफडी में आपको आज के टाइम में 7% के रिटर्न है। डेट म्यूचुअल फंड्स है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है,
तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स हैं where returns can range from 6.5 to 9.5 10% depending on the rating of the bond. आपको 10 प्लस भी मिलेंगे where rating must be on the lower side. फिर हो गया गोल्ड. गोल्ड इज लार्जली कंसिडर सेफ हेवन. गोल्ड में लोग डालना बहुत खुशी खुशी जाते हैं एंड गोल्ड डज वेरी वेल ड्यूरिंग अनसर्टन और टर्बुलेंट टाइम्स. गोल्ड का लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एवरेज विवेक है 10% के आसपास. एंड देन फिर हो गया इक्विटी. इक्विटी में विवेक पिछले 30-35 साल का एवरेज है करीबन 14 से 15%. बट इक्विटी क्या है, वॉलेटाइल एसेट क्लास है. इट्स नॉट लीनियर, कभी ऊपर कभी नीचे होगा, बट लॉन्ग टर्म में द ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग. इसमें जिसको करना है हु वांट्स वन हाई रिटर्न, he should look at at least 5 to 10 year horizon. आप पैसा चाहो तो बीच में निकाल सकते हो, देयर इज नो स्टॉपिंग यू टू रिमूव योर मनी, बट उस समय मार्केट फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर मार्केट वैल्यू. Longer you keep, as you could see from example, power of compounding and longevity will help in the growth of the investment. उसके बाद हो गया इन्वेस्टमेंट लाइक प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड, जहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगा 20% प्लस माइनस. यहाँ पे क्या होता है, दे बाय अनलिस्टेड स्टॉक्स, अर्ली स्टेज कंपनीज, ग्रोथ स्टेज कंपनीज जो आज लिस्ट नहीं है, फ्यूचर में लिस्टिंग होगा, आईपीओ आएगा या कोई दूसरा फंड खरीद लेगा. इस प्रकार के फंड क्या करते हैं, 10 12 15 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द अनलिस्टेड इक्विटीज इन द कंट्री. तो हर इंसान का जो अपना, अगर कोई बेसिक से चालू कर रहा है, शुरुआत में अपना 1 2 5 करोड़ कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ही शुड कीप इट वेरी सिंपल, हैव अ मिक्स बिटवीन इक्विटी, डेट एंड मे बी सम गोल्ड. मे बी आप 10% 15% गोल्ड रखिए, बाकी इक्विटी डेट का रेशियो आप नक्की करिए एज पर योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन एंड रिस्क प्रोफाइल. मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ अगेन विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर व्यूअर्स. अगर आप इस चार्ट देखिए विवेक, इसमें मैंने क्या किया है, 1990 से लेके 2023 तक का मैंने ईयर वाइज रिटर्न दिया है हर एसेट क्लास का. ये ऑरेंज वाला इक्विटी है, ब्लू डेट है, ग्रीन लिक्विड फंड्स है, येलो गोल्ड है एंड पर्पल यूएस इक्विटी है, नैस्डैक एस&पी 500 इंडेक्स है. तो अभी इसमें क्या है विवेक, अगर आप देखोगे 1990 में इक्विटी गिव 34% रिटर्न, इंडियन इक्विटी सेंसेक्स, डेट गिव 9%, लिक्विड गिव 8%, गोल्ड गिव 2.3% एंड यूएस गिव नेगेटिव 1.5%. अब मैंने क्या किया विवेक, एक मैंने इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो बनाया है कि 20% हर एसेट क्लास में, तो वो पोर्टफोलियो दिया है 10.4%. अगर आपने इक्वली हर एसेट में डाला है तो आपने उस साल 10% कमाया है. अब देखते हैं अगले साल 1991, बहुत अच्छा साल था, सब कुछ बहुत अच्छा किए. इंडियन इक्विटी ने सिंगल ईयर में 82% रिटर्न दिया, यूएस गेव अराउंड 80%, दिस इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो गेव 42%, गोल्ड गिव 31%, डेट गिव 9% एंड कैश गिव 9%. अब ये 4-5 साल बहुत अच्छे थे. लेट्स लुक एट 1995. यूएस इक्विटी 50% ऊपर था, बट इंडियन इक्विटी -21% डाउन था. सिमिलरली आप आके इधर देखिए 1998 2000 सिंगल ईयर फॉल ऑफ 16%, 21%, 18%, back to back 2 years of double digit negative returns. So like I said कि equity is volatile. अगर आप रॉन्ग टाइम पे आ गए, जिसने यहाँ पे पीक में डाल दिया होगा 1999 में एंड अगले 3 साल में कुछ पैसा बना ही नहीं है, ही वाज नेगेटिव फॉर 3 इयर्स. 2000 2001 2002 में कुछ पैसा बना ही नहीं, बट 2003 में सिंगल ईयर में 72% रिटर्न. अब आप इधर आइए 2008 में देखिए, वाज अ बैड ईयर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ऑल वर्ल्ड मार्केट्स कोलैप्स्ड. इस साल में सिंगल ईयर में इंडियन इक्विटी फेल बाय 52%, बट द इक्विटी पोर्टफोलियो डाउन ओनली 7% बिकॉज उस साल गोल्ड अच्छा किया, 26% दिया, डेट 9% दिया, कैश 8% दिया. सो जिसका जिस प्रकार रिस्क एपेटाइट है, अभी जैसे ये इक्वल वेटेड 20% एवरी एसेट क्लास में है, पर अभी किसी को 60 इक्विटी रखना है, 40 डेट रखना है, किसी को 30 इक्विटी रखना है, 30 डेट रखना है, 30 गोल्ड एंड 10 इंटरनेशनल रखना है. तो परसेंटेज कैन वेरी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर ओवर हियर.
हर किसी का अपना एक टेम्परामेंट रहता है एंड उस प्रकार का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। बट दिस इज अ अखिल, ग्राफ विच इज वेरी पावरफुल। अगर आप देखोगे यार, आई हैव गिवन 1990 से लेके 2003 का मल्टीपल ऑन 1 करोड़। अगर किसी हम्म, ने 1 करोड़ रुपए डाला होगा 1990 में हर एसेट क्लास में, तो आज उसकी क्या वैल्यू हो गई है। तो वन ओ, करोड़ इन इंडियन इक्विटी is today worth 77 crores by doing nothing. This is just index return. अभी कोई फंड में अगर डाला होता, फंड शायद बेटर करता, तो अमाउंट वुड बीन हायर, बट जस्ट बाय बाइंग अ इंडेक्स 1 करोड़ हैज बिकम 77 करोड़। बट अगर आप देखोगे वॉलेटिलिटी, देखिए आप, ऊपर नीचे रेगुलर होता रहता है। ये देखो इधर भी ऊपर गया, फिर एक बड़ा फॉल आया, 2008 की बात है, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, देन अगेन अब एक झटका केम हियर इन 2012, then again we went up, here we had a correction, again here we had a sharp correction, then a sharp up move. So the graph अगर आप देखोगे is a upward sloping graph है, but with volatility. राइट। अब वही अगर यूएस इक्विटी का देखते हैं, इवन दैट हैज डन वेरी वेल एंड इट हैज ग्रोन बाय 60 टाइम्स, यानी 1 करोड़ आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रूपी डेप्रिसिएशन हैज बिकम 60 करोड़ इन यूएस इक्विटी। अब गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड का लॉन्ग टर्म जैसे मैंने आपको बताया, कंपाउंडिंग इज 10%। आप देखिए 10% कंपाउंडिंग एंड 13% कंपाउंडिंग, कितना फर्क है। 1 करोड़ गोल्ड में होता है 24 करोड़, 1 करोड़ इक्विटी में 77 करोड़ इन अ स्पैन ऑफ 24 years। हम्म, एंड सिमिलर डेट एंड कैश में इट्स 15 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। सो यू नो दीज आर स्टैगरिंग नंबर्स विवेक, जब तक देखते नहीं है एक आइडिया नहीं लगता है। सो आई एम सेइंग इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल। आपको जो चीज समझ में आ रही है, कीप इट सिंपल एंड इन्वेस्ट जो आपको समझ आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है, विद राइट गाइडेंस। बिकॉज आजकल क्या है, बहुत सारे, अगर आप ऑनलाइन जाओगे, फिन इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे, बहुत लोग हैं जो गाइडेंस देंगे, बट डू इट ट्रस्टेड पीपल वेयर देर इज वैलिडिटी। मतलब इफ यू डू इट फ्रॉम अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, यू कैन होल्ड द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने आज किसी के एडवाइस पे कर लिया ऑनलाइन, आई नो फ्रेंड जो फंस गए हैं इन डिफरेंट बिटकॉइंस या इन नॉट बिटकॉइन बट क्रिप्टो करेंसीज या ऑनलाइन रॉन्ग एडवाइस। सो इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट करेक्ट एंड इन्वेस्ट विद अ ट्रस्टेड पर्सन इज ऑल आई वुड से। राइट। दैट वो काफी डीप इनसाइट था अखिल। तो मेरा की टेक अवेज यहाँ पे ये है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शोन इन द ग्राफ कि हर सेक्टर में कहीं ना कभी मेजर स्लम्प्स आए हैं। एब्सोल्युटली। इस लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपिटाइट। जो बंदा रिस्क ले रहा है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके रिस्क एपिटाइट पे भी डिपेंड करता है। बट डाइवर्सिफिकेशन उस रिस्क को कहीं ना कहीं कम जरूर कर देता है। बिल्कुल दैट बिल्कुल। सो अखिल, बहुत बार हम लोग फ्रेंड्स और फैमिलीज और कॉलिग्स में डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज इट टेक टू रिटायर। रिटायरमेंट शायद हम्म, अभी हो, या 10 साल बाद हो या 6 साल बाद हो। जो मेंटल मॉडल है कि कैसे कैलकुलेट करें कि रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए, लाइक एवरीवन हैज अ डाइवर्स व्यू, सबके अपने अपने तरीके हैं सोचने के। एज समवन हु इज टोटली सो मच क्लोज टू द इंडस्ट्री एज सच, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, तो व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लगता है कि क्या एक मेंटल मॉडल होना चाहिए रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए? देखिए विवेक, मैं इसमें दो चीजें देख रहा हूँ। एक तो देर आर पीपल, स्पेशली सम कम्युनिटीज वेयर पीपल जस्ट डोंट रिटायर। आज वो 70 75 80 साल के भी हो गए तो भी ऑफिस आ रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं और काम में इन्वॉल्व है। एंड ऑन द अदर साइड आई एम सीइंग कि देयर आर सम अदर जनरेशन हु आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट कि जितना कमाया, दे अचीव देयर डिजायर्ड goal or target and they are very happy to now enjoy the life and spend the money they've earned and have a good life. So retirement का ऐसा है ना कि again will be very subjective to each person। समझो आज आपको रिटायर करना है, आप मुझे बताइए what amount will make you happy that you think you can retire happily taking care of your kids education, kids marriage and your retirement corpus। आप बताइए। एंड तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सेल है, आपको दिखाता हूँ। ये आपका शादी का एंड पढ़ाई का जो खर्चा है ना, पढ़ाई शायद लगेगा आपको 15 20 साल बाद और शादी का लगेगा 25 साल बाद।
आपको खाली इसी के लिए मेरे को लग रहा है 10 करोड़ के ऊपर लगेगा मिनिमम। Oh my God. So for your own retirement corpus and enjoying life, I think you require a bigger amount. तो यही हाँ, सब चीजें विवेक जो हमने सोच नहीं पाते हैं। आज आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि जो खर्चा आज 30 लाख में हो रहा है वो 25 साल बाद उसका 3 करोड़ लगेगा। Nobody can imagine unless you know these numbers or you see these figures or you understand the concept विवेक। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक एक्सेल बनाया है। कैन यू सी माय स्क्रीन विवेक? yes, yes. तो देखिए मैं ऐसे 6 रैंडम पर्सन के नाम लिखे हैं, उनका करंट एज लिखा है, उनका इन्वेस्टमेंट एज लिखा है, कंट्रीब्यूशन पीरियड लिखा है एंड कॉर्पस लिखा है। तो अब आद्या जो है 25 साल की है, उसने 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। अब आप बताइए, आप जैसे आपने बोला आपका कॉर्पस आपको चाहिए 5 करोड़, समझो 10 करोड़ लेते हैं। अभी आपने बोला आपको 10 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट पे है। अगर आप 25 साल पे चालू करते हो ना विवेक, टू अचीव 10 करोड़ ऑन रिटायरमेंट एज ऑफ 60, आपको अगर 12.5% का मैं कंपाउंडिंग लेता हूँ ना, तो आपको महीने का खाली 13,500 रुपया लगाना है अभी से लेके 60 ईयर्स तक। और अगर मैं 15 का लेता हूँ विच इज द लॉन्ग टर्म एवरेज फॉर द इक्विटी मार्केट, तो आपको करना पड़ रहा है सिर्फ 6,800 रुपया। So just a small amount investment today of 7,000 rupee will lead to achieving a goal of 10 crores. बट यही अगर आप इसको डिले करते जाएंगे, समझो आज 25 के बदले आपने 35 में चालू किया, अब 35 साल के जो अगर आप करोगे तो आपको 6,000 के बदले 77,000 करना पड़ेगा हर मंथ एट Oh my God. 15% कंपाउंडिंग। और अगर आप 12.5 का लेते हो तो 1,21,000 करना पड़ेगा। अब अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो इक्विटी डेट वगैरह नहीं करता है, तो मैंने तो यहाँ पे 10%, अभी 10 को अगर मैं 8 कर देता, समझो 7 कर देता हूँ, तो आप देखिए 7% पे टू अचीव 25 करोड़, अभी 25 को मैं समझो 10 कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम आई डू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ चाहिए और कोई इंसान 35 साल में चालू कर रहा है एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो खाली एफडी वगैरह करता है, उसको महीने का 1.25 लाख करना पड़ेगा टू अचीव हिज कॉर्पस ऑफ 60 करोड़। बट यही अगर वो इक्विटी करता है तो उसको करना पड़ेगा महीने का खाली 30,000 रुपया, assuming a 15% compounding over long term. एंड इफ इज अ मॉडरेट इन्वेस्टर जो थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट करेगा, तो मैं अगर 10% कर देता हूँ इसको, तो उसको पड़ेगा 75,000 रुपया। So again, this gives you a different rate of compounding and depending on what age you start, आपको कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। So it's very simple Vivek, आपको I'm assuming for it will depend person to person, but retirement corpus can range from 5 crore to 50 crores or beyond. So every person has different aspirations, different goals, different objectives. So accordingly, he need to plan, sit with his financial advisor, and determine how he should plan his asset allocation and what he should invest currently per month or annually to achieve his goals, and then plan his retirement accordingly. So अगर एक क्लियर टेक अवे इसमें ये आ रहा है कि जितना देर से मैं शुरू करता हूँ उतना मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा काटना पड़ेगा टू इंश्योर कि मैं वो गोल्स मीट करूँ। Absolutely. इसलिए तो वो इन्वेस्टिंग का एक बेस्ट रूल है विवेक, जितना जल्दी आप चालू करोगे उतना बेटर है। अर्लियर द बेटर एंड मोर अमाउंट अर्ली ऑल्सो इज बेटर। हाँ सो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपका इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंस एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ओके ओके, आई थिंक दैट्स अ कूल गुरु मंत्र नाउ। अखिल, कुछ नाउ दैट यू हैव गिवन अस द कोर मंत्रास, कुछ मिथ्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, राइट, जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग ये सुन रहे हैं। एक तो मैं बहुत सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, जैसे इक्विटीज में स्पेशली, कि हम मार्केट को टाइम कर सकें। ठीक है, जब एक ट्राइंग टू फिगर आउट टाइमिंग, व्हेन आई से टाइम, उसका मतलब ये है कि वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे गिरेगा या एग्जैक्टली किस पॉइंट पे चढ़ेगा और कब चढ़ेगा। ठीक है, और अपना इन्वेस्टमेंट्स उसी हिसाब से प्लान करना। ठीक है, आपका क्या टेक है ऑन टाइमिंग द मार्केट? Vivek, this is a very
I would say question which we face on a regular basis with lot of investors. एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि टाइमिंग इज समथिंग जो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, ट्रस्ट मी। टाइमिंग इज डिफिकल्ट, टाइमिंग इज improbable, I would say, and nobody knows what will happen tomorrow. जो भी predict कर रहा है is a mere prediction which can go either ways, right or wrong. I have seen so many investors Vivek, who have missed out or lost out because of timing the market. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोविड टाइम पे आपको पता होगा क्या सिचुएशन था। वी हैड अ वेरी शार्प फॉल, वी सॉ वन लोअर सर्किट इन द मार्केट आल्सो। One of my very large investor Vivek, he sold when at the worst time possible, when we were close to bottom. I had a very deep conversation with him. We discussed, we debated, but his rationale was very simple कि अखिल इंडिया में लोग रूल फॉलो नहीं करते, लोग डिसिप्लिन नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब कोई मास्क पहनेंगे नहीं, कोई प्रॉपर रहेगा नहीं सिस्टम, तो कोविड तो बहुत फैल जाएगा, यहाँ से बाजार और बहुत नीचे आएगा, तो हमने वापस से री एंट्री कर लेंगे जब 5000 निफ्टी आ जाएगी। और ये बात हो रही थी हमारी जब निफ्टी 9000 के आसपास था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, बट ही वाज फर्म एंड हेल बेंट कि नहीं, आप यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, आप बेच दीजिए, अपन बाद में लेंगे वापस। और वो 9000 बेचा तब था और आज था। उसके बाद वापस मार्केट घूम गया 8500-600 के आसपास से घूम गया था, एंड he regretted what he did and missed a big upside, couldn't enter and had to enter actually much later. Similarly, I had other investors जिनके पास पैसे थे, बट इन्वेस्ट भी करना था, बट वो निफ्टी गिरते गया, 14 गया, 12, 13, 11, 9, उनका अपना व्यू था नहीं, और थोड़ा गिरेगा फिर अपन करेंगे, और थोड़ा तो क्या वो और गिरेगा, या आपने कोई पर्टिकुलर लेवल का वेट करेंगे ना, वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं है ना विवेक। आपको क्या करना चाहिए, आइडियली बेस्ट वे है स्टैगर करिए। जब बाजार गिरता है 10-15%, एक अच्छा बड़ा अमाउंट डाल दीजिए एंड बाकी अमाउंट स्टैगर कर लीजिए। स्टैगर ओवर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, जो आपको ठीक लगे। तो अगर उस दौरान बाजार और गिरता है तो आप बाकी अमाउंट को लमसम डाल सकते हैं, और नहीं गिरता है तो आपका स्टैगर हर महीने जा ही रहा है रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर में। दैट वे यू आर नॉट आउट ऑफ द मार्केट। तो टाइमिंग इज अ मिथ, आई एम टेलिंग यू। बहुत लोगों को लगता है मैं कर सकता हूँ, आई कैन कैच द बॉटम, आई कैन सेल एट द टॉप। होता नहीं है, बहुत रेयरली कभी कभार कोई कर पाएगा, और जो हो भी गया वो आई थिंक प्योर तुक्का होगा, मतलब इट्स sheer luck. Timing is not possible. And इसके अलावा some other myths which I will share. Lot of investors blindly follow करते कि कोई renowned investor ने कुछ शेयर ले लिया है, न्यूज में आ गया है, तो बाय दैट शेयर। मतलब जस्ट बिकॉज किसी और ने ले लिया है, आप ले रहे हो विदाउट स्टडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब विच इज नॉट द राइट थिंग। वो जब बेचेगा निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अनलेस यू ट्रैकिंग वेरी क्लोजली। सेकंड, एवरेजिंग। आज आपने कोई अच्छा शेयर ले लिया, सम बट अब वो कुछ कारण से कंपनी में प्रॉब्लम आ गया, डिबैकल हो गया, सो यू हैव टू लर्न टू बुक योर लॉस एंड एग्जिट एंड नॉट थिंक ऑफ एवरेजिंग। अभी बहुत जन को मैं जानता हूँ जिन्होंने कंपनी लाइक वोडाफोन, यस बैंक इन सब में एवरेजिंग करते गए एंड वो शेयर वैल्यू फेल्ड बाय 80-90%। So गिर गया। you should not average on wrong bets unless you're extremely confident about the company and business will bounce back. And avoid leverage. I think leverage is a silent killer. If you don't understand, don't leverage. It's risky. It can wipe your capital out. So leverage people करते हैं, but some smart people have used it wisely, but a lot of people have burned their fingers. I would say avoid leverage. So I think if these certain discipline can be taken care, it will augur well for the investors, Vivek. So this was really great insight, अखिल। बहुत सारा मिथ्स को आपने ब्रेक किया जो जनरली मार्केट में बहुत ही प्रेवलेंट है। नाउ मूविंग अ लिटिल बिट अवे अखिल, एक क्रिटिकल इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारे लिए ये भी है कि इफ किसी को वेल्थ मैनेजमेंट एज अ कैरियर प्रोफेशन लेना हो, राइट, देन व्हाट्स द आइडियल वे टू गो अबाउट इट। और उसमें मैं एक और क्वेश्चन आपसे जोड़ना चाहूंगा कि क्या एमबीए करना जरूरी है? एक तो करियर प्रोग्रेशन के लिए, मतलब अगर लाइक से 12th के बाद हाउ डज वन प्लान दैट Right. आउट कि वो कैसे, और दूसरा कि क्या एमबीए करना जरूरी है टू बिकम अ वेल्थ मैनेजर?
कि मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। मुझे शुरुआत से इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी थी। My father was a investor in share market, and I used to keep seeing him tracking his portfolio, seeing CNBC. So मुझे भी एक अर्ली एज से एक इंटरेस्ट आ गया था कैपिटल मार्केट्स में। एंड फिर मैंने मेरा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की एचआर कॉलेज से, एंड देन आई वेंट टू परस्यू एमबीए फ्रॉम एसपीजी इन ग्लोबल एमबीए। I thought it was a fantastic course where we went to three different global cities and learned from faculties in these cities. And I specialize in investment banking and wealth management as part of my course. So learning in the course, along with on-the-job learning, which I got as I joined Motilal Oswal, helped a lot in shaping up my career. Whether is MBA essential or no, I think बिना MBA के भी आप आ सकते हो इस रोल में, but your growth will be slower. MBA will help you get to a better position, start with a higher base salary. Otherwise, without MBA अगर आप करोगे after graduation, after BCom, तो your base will be on the lower side. Plus, MBA में क्या है, you learn a lot of things which are helpful at a workplace. You learn team building skills, you learn about different concepts, you learn about finance, marketing. वो सब चीजें काफी काम में आती है जॉब में, एंड along with on the job learning. एंड जिसको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, इस डोमेन में, he should read a lot, especially finance newspapers, economic times, and be abreast with market, be abreast with different asset classes, क्या हो रहा है, be aware about what is happening globally also. So that from initial years, अगर थोड़ा he'll be updated with his knowledge skills, even he'll be preferred when he's going for his interview with the recruiters also. राइट। ग्रेट ग्रेट इंसाइट अखिल। आई थिंक बहुत सारे जो लोग हैं वो आर ऑन द कस्प ऑफ ग्रेजुएशन या जो 12th के पास करने वाले हैं उनके लिए आई थिंक ये इंसाइट बहुत ही क्रिटिकल होगा, स्पेशली दैट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स कि एमबीए करना है कि नहीं करना। आई थिंक योर इंसाइट रियली हेल्प्स देयर। एक फाइनल क्वेश्चन है अखिल, जस्ट यू नो द निचोड़ ऑफ एवरीथिंग, द जूस ऑफ ऑल द डिस्कशन वी हैव हैड, वो ये कि अगर आपको यू नो पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, स्टार्टेड अर्निंग रैदर, जो जिन्होंने अभी कमाई शुरू की है अपनी, और Right. वो इन्वेस्टिंग जर्नी पे शुरू किए, राइट? सबका एस्पिरेशन यही रहता है इवेंचुअली कि जो मैं सेव कर रहा हूँ वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम की तरह हो, जो कि वो यू नो रिटर्न्स देते जाए। आपको अगर बिल्कुल। एक मैजिक फॉर्मूला बताना हो टू एंश्योर कि जो इन्वेस्टमेंट पाथ है वो बिल्कुल स्मूथ रहे और वो एस्पिरेशंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फुलफिल हो, तो वो मैजिक फॉर्मूला क्या होगा? विवेक, तो मैं ये कहूँगा, अगर मैजिक फॉर्मूला ये रहेगा, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, बी पेशेंट, एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, हाउ आई इन्वेस्ट माय पोर्टफोलियो। आई हैव अ फैमिली ऑफ 4, मेरे 2 बच्चे हैं एंड माय वाइफ। I started investing about 10 years, 12 years back when I started my career at Motilal Oswal. From the very first year, मतलब पहले मैं मेरे मदर फादर के साथ रहता था तो कोई खास खर्चा नहीं था। So major part of my income was savings only. So initial years मैं पूरा नहीं इन्वेस्ट करता था। I was investing half my salary and half I was spending and doing other things whatever. Then gradually as I gained wisdom and as I gained some insights, I started saving a large part of my salary and which I was investing, and majorly equity. I don't do, मैं personally बहुत minimal gold में रखा है, and I put 10% in a liquid fund for any contingency or any, or for bad times, कभी बाजार में कोई situation आ गया अगर मुझे lump sum डालना रहा तो। Otherwise 85 to 90% of my savings every month go into equity. एंड मैंने क्या किया है कि सेम फंड रखा है विद माय फैमिली, माई सेल्फ, माई वाइफ एंड बोथ माई चाइल्ड। मेरे बच्चे भी जब हुए थे, दोनों बच्चों का वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंट खुल गया था, एंड वाओ। उन लोग का विद इन 3 मंथ उनका एसआईपी चालू हो गया था। टुडे माई एल्डर सन ऑलरेडी इज अ डिसेंट कॉर्पस, एंड
क्या कर रहा हूँ कि जो फंड मैं मेरे लिए कर रहा हूँ वही मेरी वाइफ के लिए, वही मेरे सन बोथ द चिल्ड्रन के लिए है। बट आई एम चूजिंग डिफरेंट डेट्स। फॉर एग्जाम्पल फंड एबीसी मेरे नाम पे 1st ऑफ मंथ को होगा, वाइफ में 7th ऑफ मंथ को होगा, सन 1 में 18th ऑफ मंथ को होगा एंड सन 2 में 25th ऑफ मंथ को होगा। तो 4 डिफरेंट वीक्स ऑफ द मंथ। तो सेकंड फंड अलग होगा, मेरी वाइफ में समझो फर्स्ट वीक में हो गया, मेरे में सेकंड वीक में, सन 1 में थर्ड वीक में, सन 4 में फोर्थ वीक में। So different funds being purchased on different dates in the same month for different family members. So effectively, I have about 6 funds and into four. So I'm buying 24 days of the month across four family members. राइट। Just this, and what I do, जो मेरा लिक्विड में पड़ा रहता है 10% accumulate होता है every month 10 to 15%. I deploy जब मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है ऑन एनी मेजर शार्प करेक्शन। अब जब कोविड का फॉल आया था तो आई कुडंट कैच द बॉटम, मैं 8,600 में नहीं लगा पाया था, मैंने 10,500 की निफ्टी में लगाया था, उसके बाद और 2,000 गिर गई निफ्टी। बट आई वाज सर्टेन कि यहाँ से डाउन साइड रहेगा टेम्परेरी, बट मार्केट शुड डू वेल ओवर लॉन्ग टर्म। वही 10,500 वाला आज डबल हो गया है 3 साल में, 3.5 साल में। So I use that liquid money to put in bad times. Wherever there is sharp correction, major correction, that time I'll put the liquid money. And बाकी जब भी कोई चंकी कैश फ्लो आता है, I depending on market and my reading, either I'll deploy lump sum or I will stagger over few months, 3 months, 6 months, 12 months. This simple strategy of investing and keeping portfolio simple has yielded me a 20% plus kind of CAGR over the last 8-10 years for my family. ओह वाओ! अमेजिंग। The thing is simple, keep it simple, be disciplined, and you can't go wrong. And again, I would reiterate, start early, invest regularly, and most importantly, I forgot, increase your investing every year by some percentage point that you can manage with your rising income. And be patient. वाओ! You will reap the अखिल reward of थैंक long-term compounding benefit. दिस वाज़ अमेजिंग एक्चुअली जो आपने डेप्थ दिया है और इनफैक्ट व्हेन यू गिव योर ओन एग्जांपल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम। दिस इज आई थिंक ये जो गुरु मंत्र है दैट आई थिंक एवरीवन नीड्स टू कैरी, और वो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का एक फाइनल पंच लाइन है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द की टेक अवे दैट एवरीवन शुड टेक अवे हूएवर वुड वॉच दिस पॉडकास्ट। Okay, thank you for your time. Matlab, we cannot thank you enough that you're such a busy person, but still you got some time for us, and then you came to this podcast and shared your views. बहुत बहुत thank you. And if we have more questions for you, maybe in future हम फिर से एक podcast करेंगे। So pleasure is all mine, Vivek. Thank you for having me over. And I hope के आपके जो इन्वेस्ट जो भी देखे पॉडकास्ट को, they gain some valuable insights which help them in their investment decision making. And Sure. happy to be available again if required in future and help people invest wisely and grow their wealth. Thank you, Akhil. Thank you. It was a great show. Thank you.